हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी रंजिशे इश्क भाग 35 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। स्वीट के अंदर की हवा अब भारी और दम घोटू हो चुकी थी। मृत्युंजय जो पत्थर का जिगर रखने के लिए मशहूर था, आज अपने ही शरीर के अंदर मचे कोहराम से लड़ रहा था। ड्रग्स का काला नशा उसके रगों में तेजाब बनकर दौड़ रहा था। वह अजनबी लड़की जिसकी आंखों में लालच के साथ साथ एक अजीब सी लस्ट थी, अब मृत्युंजय के बिल्कुल करीब आ खड़ी हुई। उसने अपने रेशमी बालों को पीछे झटका और एक सातिर मुस्कान दी। वह मृत्युंजय के कान के पास फुसफुसाते हुए, मिस्टर रनावत, सुना था आप पत्थर हैं, पर आपकी ये गर्म सांसें तो कुछ और ही कह रही है। मुझे आपको बर्बाद करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन आपको इस हाल में देखकर मेरा इरादा बदल रहा है। मैं आपको सिर्फ बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं आपको अब महसूस करना चाहती हूँ। उसने अपनी ठंडी उंगलियां मृत्युंजय के तपते हुए चेहरे पर फेरी। मृत्युंजय ने नफरत से अपना चेहरा झटका, पर ड्रग्स की गर्मी उसे अंदर से तोड़ रही थी। दूर दूर रहो मुझसे, वरना तुम्हारा वो हश्र होगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। लड़की धीरे से खिलखिलाकर हंसी। वह अब मृत्युंजय की शर्ट के बटनों के साथ खेलने लगी। उसका हाथ सीधे मृत्युंजय के दिल पर था, जो किसी नगारे की तरह बज रहा था। वह डार्क और सेडेक्टिव आवाज में बोली, उफ, आपका ये गुस्सा, आपकी ये तड़प, ये मुझे और भी ज़्यादा उकसा रही है। वो मैंने मोबाइल जो सेट किया है ना, उस पर लाइव स्ट्रीम हो रही है। आज हम दोनों के बीच जो भी होगा वह पूरी दुनिया देखेगी। सोचिए, जब दुनिया देखेगी कि द ग्रेट एमजे एक अजनबी लड़की की बाहों में दम तोड़ रहा है, तो आपके ये गुरूर का क्या होगा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, उस तबाही से पहले मैं आपको वो सुकून दूंगी जो शायद ही कहीं और मिला होगा। मृत्युंजय ने गुस्से से अपना हाथ उठाया, पर उसके हाथ कांप रहे थे। लड़की ने झपटे से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमर के चारों तरफ लपेट दिया। उसने मृत्युंजय को खींचकर अपनी ओर किया। लड़की अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोली, आपकी ये नफरत ही मेरा इनाम है। चलिए एमजे, अपनी इस आग को मुझ में समा जाने दीजिए। वह उसे बेड की तरफ धकेली। वहीं मृत्युंजय की पलकें धीरे धीरे भारी होने लगी थी। दूसरी तरफ लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही खुला, अगस्त और नैना बिजली की फुर्ती से बाहर निकले। सामने से बिपिन आया। उसके हाथ में स्वीट का मास्टर की चमक रहा था। अगस्त ने गहरी सांस लेकर कहा, बिपिन, अच्छा किया जो तुम चाबी ले आए। एमजे का कोई ठीक नहीं, वह दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया होगा। तभी अचानक अगस्त की मोबाइल पर अलर्ट का मैसेज आया। जैसे ही उसने उस मैसेज को खोला, उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। आंखें हैरत में फैल गई और वह तेजी से मृत्युंजय के स्वीट की तरफ दौड़ा। नैना कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन वह भी उसके पीछे भागी। वही लड़की पूरी तरह कपड़े उतार चुकी थी और अब सिर्फ ब्लैक लेसी लॉन्जरी में थी। उसकी आंखें भूख और जुनून से भरी थी, पर वह जुनून मोहब्बत का नहीं, हवस और साजिश का था। वह धीरे धीरे मृत्युंजय के ऊपर झुकने लगी। उसकी ठंडी उंगलियां मृत्युंजय के तपते हुए सीने पर फिरने लगी। मृत्युंजय ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर बंद कर ली कि उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए। ड्रग्स का नशा उसके रग रग में दौड़ रहा था और वह लड़की पूरी तरह उस पर हावी हो रही थी। तभी नशे के उस धुंध में मृत्युंजय के दिमाग में एक और दृश्य कौंधा। 20 साल पुरानी वह खौफनाक दृश्य, उसकी बहन माही की चीखें, अर्जुन रघुवंशी की दरिंदगी से भरा चेहरा। माही की वो आखिरी चीख मृत्युंजय के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजी और झटके से उसकी आंखें खुल गई। उन काली आंखों में अब सिर्फ दर्द और नफरत नहीं था, बल्कि एक ऐसा हैवान जाग गया था जो सब कुछ तबाह कर देना चाहता था।
लड़की पूरी तरह उस पर झुकी हुई थी। उसके होठ मृत्युंजय के करीब थे, लेकिन अगले ही पल मृत्युंजय ने अपनी पूरी बची कुची ताकत समेटी और गुस्से से उस लड़की को ऐसा जोरदार धक्का दिया कि वह लड़की सीधे फर्श पर जाकर गिरी। उसके मुंह से चीख निकल गई। आह! वो लड़की गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, यू इडियट! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मेरे साथ एक रात गुजारने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, मुंह मांगी कीमत देते हैं, और मैं यहाँ खुद को तुम्हें सौंप रही हूँ तो तुम मुझे धक्का दे रहा है। मृत्युंजय इस वक्त एक घायल शेर की तरह हाँफ रहा था। ड्रग्स का असर अभी भी उसके शरीर को जला रहा था। वह लड़खड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ भागना चाहता था ताकि ठंडे पानी से इस आग को बुझा सके, पर वह शातिर लड़की बिजली की फुर्ती से फर्श से उठी और उसने पीछे से मृत्युंजय को जोरदार धक्का देकर वापस बेड पर गिरा दिया और मृत्युंजय संभल नहीं पाया। तभी अचानक स्विच का दरवाजा खुलते ही जैसे वक्त थम गया। कमरे का अंदर का दृश्य देखकर अगस्त, विपिन और नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने बेड पर मृत्युंजय अर्ध बेहोशी की हालत में था और वह लड़की उसके ऊपर थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही लड़की बुरी तरह सकपका गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई यहाँ पहुँच आएगा। उसने तुरंत खुद को चादर से लपेट लिया और विक्टिम कार्ड खेलते हुए मासूमियत का मुखौटा पहन लिया। वह झूठे आंसू बहाते हुए बोली, बचाइए मुझे, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। मैं तो यहाँ रूम सर्विस देने आई थी, पर इस इंसान ने नशे की हालत में मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। यह मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। लड़की झूठ पर झूठ बोले जा रही थी, पर वह यह भूल गई थी कि वह किन लोगों के सामने खड़ी है। अगस्त की मुठ्ठियाँ गुस्से से इतनी कसी हुई थी कि उसकी नसें फटने को थी। वह मृत्युंजय को बरसों से जानता था। वह शख्स जो होश में तो क्या, मौत के करीब होने पर भी अपनी हदें नहीं लांघता था। अगस्त दहाड़ते हुए कहा, जबान बंद करो अपनी। इस कमरे में परिंदा भी एमजे की इजाज़त के बिना कदम नहीं रखता। तो तुम रूम सर्विस के नाम पर यहाँ क्या कर रही हो, यह हम अच्छे से जानते हैं। वहीं नैना की नज़र मृत्युंजय पर पड़ी। उसे देखते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। मृत्युंजय जोर जोर से गहरी सांस ले रहा था। वह पसीने से तरबतर था। नैना जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाई, उसके कदम ठिठक गए। जब अचानक लड़की की एक बार फिर आवाज़ उसके कानों में गूंजी, मैं सच कह रही हूँ, मेरे साथ ये आदमी ज़बरदस्ती कर रहा था। मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मुझ पर विश्वास कीजिए, वरना मैं पुलिस और मीडिया के पास जाऊँगी। सुनते ही नैना की गुस्से से मुठ्ठियाँ कस गई। उसकी आंखें गहरी लाल हो गई। अगले ही पल नैना उस लड़की के सामने जा खड़ी हुई और लड़की हकलाते हुए बोली, मैडम, मैडम, आप एक औरत हैं, आप तो मेरा साथ दीजिए। नैना के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। उसने बिना एक शब्द बोले अपना हाथ हवा में लहराया और एक जोरदार तमाचा उस लड़की के गाल पर जड़ दिया। तमाचे की गूंज पूरे कमरे में गूंज गई। नैना गरजते हुए बोली, चुप, एकदम चुप। मेरे सामने ये वीमेन कार्ड खेलने की हिम्मत भी मत करना। जिस इंसान को तुम बदनाम करने की कोशिश कर रही हो, अपनी भावनाओं और जिस्म पर काबू पाना उसे दुनिया में सबसे बेहतर आता है। तुम्हारी ये दो कौड़ी की हरकतें उसे हिला भी नहीं सकती। वह अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघता। तुमने शिकार चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी लड़की। और क्या कहा तुमने, जबरदस्ती? तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है? देखो इसे, ये इंसान खड़ा होने की हालत में नहीं है। ये बेबस और लाचार पड़ा हुआ है, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अगर ऐसी बात है तो बताओ, तुम मिस्टर रनावत के नीचे थी या ये? सुनते ही लड़की का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी थी। नैना ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी साजिश के ये छेद इतने बड़े हैं कि कोई अंधा भी देख ले। अब अपना ये गंदा मुंह खोलो और सच बताओ कि किसके कहने पर तुमने ये घिनौना काम किया है, वरना याद रखना, नीचे पार्टी चल रही है। शहर के नामी लोग और पूरी मीडिया वहाँ मौजूद है। ये जो तुम अर्धनग्न होकर यहाँ घूम रही हो ना,
एक पल नहीं लगेगा मुझे तुम्हें पूरी तरह नग्न करके उस भीड़ के बीच खड़ा करने में। और यकीन मानो, ये करने में मुझे जरा भी शर्म नहीं आएगी, क्योंकि तुम जैसी औरतें इसी के लायक होती है। नैना की यह बात सुनकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी तिरछी नज़र उधर की जहां उसने अपना मोबाइल सेट किया था लाइव स्ट्रीम के लिए। स्वीट के अंदर सन्नाटा पसरा था, पर साजिश की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी। अगस्त की नज़रों ने उस लड़की की तिरछी नज़र का पीछा किया और उसका माथा ठनका। वह समझ गया कि यह लड़की किसी चीज़ को लेकर अभी भी आश्वस्त है। वह दहाड़ते हुए पूछा, क्या देख रही हो तुम? क्या छिपाया है इस कमरे में? बोलो। लड़की के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान खिल उठी। उसने एक नज़र नैना पर डाली और फिर अगस्त की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए बोली। उसके आवाज़ में तेवर और घमंड झलक रहा था। लाइव स्ट्रीम? मैंने मोबाइल से लाइव स्ट्रीम ऑन कर दी थी। अब तक पूरी दुनिया तुम्हारी द ग्रेट मृत्युंजय रनावत की इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए देख चुकी होगी। मोबाइल का एंगल ऐसे सेट किया था कि वह सिर्फ बेड को कवर कर रहा था। हमारे बीच जो बातें हुई वो शायद रिकॉर्ड ना हुई हो, लेकिन मैं तुम्हारे एमजे के साथ क्या करी थी और वह नशे में मेरे साथ क्या कर रहे थे, उसका एक एक फ्रेम लाइव जा चुका है। यह सुनते ही नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और आंखों में खौफ उतर आया। मिस्टर रनावत की इज्जत पूरी दुनिया के सामने। कमरे में सन्नाटा पसर गया। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी ऑफिस के आलीशान केबिन में सन्नाटा था, जिसे सिर्फ घड़ी की टिक टिक तोड़ रही थी। पृथ्वी रघुवंशी अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे थे। उनकी नज़रें सामने रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी थी। वह एक ऐसे मंजर का इंतजार कर रहे थे जो रनावत साम्राज्य की ईंट से ईंट बजाने वाला था। वह अपनी आंखों से मृत्युंजय का पतन देखना चाहते थे। वह कल्पना कर रहे थे कि कैसे कुछ ही पलों में पूरी दुनिया के सामने एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन एक अयास बनकर उभरेगा। उनके चेहरे पर एक कुटिल संतोष था। वह दांत पीसते हुए बोले, बस कुछ ही देर और फिर मृत्युंजय रनावत, तेरा ये गुरूर, तेरी ये साख सब इस मिट्टी में मिल जाएगा। तेरे ही मेहमान तुझे नफरत की नज़रों से देखेंगे और तू अपनी सफाई देने के लायक भी नहीं बचेगा। वक्त गुजरता जा रहा था, पर स्क्रीन पर अब तक कोई हलचल नहीं हुई थी। पृथ्वी जी के माथे पर हल्की सिकन उभर आई। उन्होंने पास खड़े खन्ना की तरफ देखा और बेचैनी से पूछा, खन्ना, उस लड़की को तुमने ठीक से समझाया था ना? पूरा मंजर लाइव होना चाहिए, एक भी फ्रेम मिस नहीं होना चाहिए। खन्ना ने झुककर तसल्ली देते हुए कहा, जी मालिक, आप बेफिक्र रहिए। मैंने उसे एक एक बारीकी समझा दी थी। वह पेशेवर है, अपना काम बखूबी जानती है और वह अब तक स्वीट में पहुंच भी गई होगी। पृथ्वी जी ने सवालिया नज़रों से देखा तो खन्ना ने आगे खुलासा किया। वो बड़ा सातिर अंदाज में बोला, मैंने उस होटल के मैनेजर की जेब गरम कर दी थी। उसी ने लड़की को पिछले दरवाजे से मृत्युंजय के स्वीट तक पहुंचाया है। जैसे ही मैनेजर ने खबर दी थी कि मृत्युंजय कमरे में अकेला है, ना अगस्त वहाँ है, ना विपिन और ना ही नैना, वैसे ही मैंने उसे अंदर भेज दिया था। वो लड़की अब तक अपना काम शुरू कर चुकी होगी। यह सुनते ही पृथ्वी रघुवंशी के चेहरे पर एक तिरछी और जहरीली मुस्कान दौड़ गई। उन्हें लग रहा था कि अगस्त की अभेद सुरक्षा को उन्होंने भेद दिया है। वह मुस्कुराते हुए बोले, शानदार खन्ना, आज की रात रनावत खानदान के लिए वो काली रात होगी जिसे वो चाहकर भी कभी भूल नहीं पाएगा। चलो अब तमाशा शुरू होने का इंतजार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वीट के अंदर लड़की की धमकी सुनकर अचानक अगस्त जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर किसी डरावनी गूंज की तरह लड़की के कानों में पड़ी। लड़की की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी जगह घबराहट ने ले ली। वह हकलाते हुए बोली, तुम हंस क्यों रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अगस्त ने अपनी हंसी रोकी और एक झटके में उस लड़की के करीब आया। उसकी आंखों में इस वक्त मौत जैसा सन्नाटा था। वह ठंडी आवाज में कहा, लाइव स्ट्रीम, बेवकूफ लड़की, तुझे क्या लगा कि तू एमजे के बेडरूम में कोई फिल्म शूट कर लेगी और हमें पता नहीं चलेगा?
लड़की की मुस्कान हल्की सी डगमगाई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, बेवकूफ मैं नहीं हूँ, सब कुछ लाइव जा चुका होगा। अगस्त ने गर्दन टेढ़ी करते हुए ताली बजाई। वाह, प्लान तो बहुत शानदार था। वो धीरे धीरे चलते हुए उस जगह पहुंचा जहां लड़की ने मोबाइल छुपाया था। उसने वह मोबाइल अपने हाथों में लिया और उसे घुमाते हुए बोला, इसी मोबाइल की बात करी हो ना? लेकिन अफसोस, बस एक छोटी सी गलती कर दी तुमने। लड़की की सांसें तेज हो गई। कौन सी गलती? अगस्त की आंखों में अब ठंडी चमक थी। ये होटल कोई आम होटल नहीं है। वह एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, इस फ्लोर पर, खासकर इस स्वीट में कोई भी अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग सीधे मेरे सिस्टम में पिंग करती है। नैना हैरानी से अगस्त को देखने लगी। अगस्त ने आगे कहा, जब तुमने कैमरा ऑन किया उसी वक्त मुझे अलर्ट मिल गया था। लड़की का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अगस्त ने आगे कहा, और सिर्फ अलर्ट नहीं, और तुम्हारा पूरा लाइव स्ट्रीम मैंने रीडायरेक्ट कर दिया। मतलब? लड़की की आवाज़ कांप गई। अगस्त उसके बिल्कुल करीब आया और कहा, मतलब जो तुम दुनिया को दिखाना चाहती थी वह दुनिया नहीं, मैं देख रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। और हाँ, अगस्त ने मोबाइल की स्क्रीन ऑन की और कहा, रिकॉर्डिंग डिलीट भी नहीं हुई है, अब वह सेव हो चुकी है, लेकिन अब सबूत तुम्हारे खिलाफ है, एमजे के नहीं। लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे हटने लगी। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। अगस्त ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा गेम ओवर, और जिसने तुम्हें भेजा है उसका भी। नैना ने एक राहत की लंबी सांस ली। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। साख बच गई थी। अगस्त ने नफरत से उस लड़की को देखा और विपिन को इशारा किया, विपिन, इसे ले जाओ यहाँ से, और जो भी इसका इस काम में साथ दिए हैं सभी को अपने कब्जे में लो। सबका हिसाब एमजे करेगा। वहीं नीचे पार्टी के हॉल में धीरे धीरे मेहमान हॉल छोड़कर जाने लगे थे। वेटर खाली शैंपेन के गिलास समेट रहे थे। मीडिया कर्मी एक आखिरी बार मृत्युंजय रनावत से रूबरू होना चाहते थे। कल सुबह की हेडलाइन के लिए उन्हें एक परफेक्ट शॉट और एमजे का एक बयान चाहिए था। तभी विपिन हॉल में कदम रखा। उसके चेहरे पर एक सधी हुई और पेशेवर मुस्कान थी। उसने मंच पर जाकर माइक संभाला और अपनी गंभीर आवाज में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ आने के लिए मिस्टर रनावत और पूरे रनावत फैमिली की ओर से तहे दिल से शुक्रिया। आपकी मौजूदगी ने हमारी इस शाम को यादगार बना दिया है। मिस्टर रनावत आप सभी से खुद मिलना चाहते थे, लेकिन एक बहुत ही जरूरी और अचानक आए बिजनेस कॉल की वजह से उन्हें अभी निकलना पड़ा। वह इस वक्त एक बेहद कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में व्यस्त है, इसलिए वो वापस हॉल में नहीं आ पाएंगे। विपिन के इन शब्दों ने मीडिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पत्रकारों के चेहरे उतर गए और वह बुदबुदाते हुए अपना सामान समेटने लगे। मेहमानों ने भी आखिरी विदा ली और हॉल खाली होने लगा। तभी गौरी जी विपिन के पास आई। उनकी आंखों में घबराहट थी। वह पूछी, विपिन बेटा, सब मेहमान तो जा रहे हैं, पर नैना कहाँ है? वो हमारे साथ घर नहीं चलेगी क्या? मैंने उसे काफ़ी देर से नहीं देखा। तभी मेघा मुस्कुराते हुए बोली, अरे माँ, नैना एमजे के साथ आ जाएगी। कुछ वक्त उन दोनों को साथ बिताने दीजिए। आखिर आज इतनी बड़ी खुशी का मौका है, हमें अब चलना चाहिए। मेघा की बात मानकर परिवार के सभी लोग होटल से निकल गए और विपिन ने राहत की सांस ली। वहीं स्वीट के अंदर नैना बदहवास होकर मृत्युंजय के पास बैठी और उसका सिर अपनी गोद में ले ली। उसकी आंखों से आंसू गिरकर मृत्युंजय के गालों पर पड़े थे। वह कांपती आवाज में बोली, मिस्टर रनावत, प्लीज़ प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए। देखिए देखिए, मैं आ गई हूँ। नैना ने जैसे ही उसके माथे को छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा। मृत्युंजय का शरीर किसी दहकते हुए अंगारे की तरह तप रहा था। वह घबराकर पूछी, अगस्त, अगस्त, इन्हें क्या हुआ है? इनकी पूरी बॉडी आग की तरह गर्म हो रही है। अगस्त का माथा ठनका। उसकी तेज नजरें कमरे के कोने कोने में दौड़ने लगी और अचानक उसकी नज़र फर्श पर पड़ी उस छोटी सी नीली शीशी पर गई, जिसे उस लड़की ने मृत्युंजय की शराब की बोतल में खाली किया था।
अगस्त ने जैसे ही वो शीशी उठाई उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शिट, यह तो ड्रग है जो इंसान के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। तभी मृत्युंजय की आंखें झटके से खुल गई। उसकी पुतलियां फैली हुई थी और आंखों में खून उतर आया था। वह किसी जख्मी शेर की तरह गहरी गहरी सांसें ले रहा था। नशे और गर्मी का वह सैलाब उसके दिमाग को सुन कर रहा था। जैसे उसकी धुंधली नजरों के सामने नैना का चेहरा आया, वह तड़प उठा। वह नहीं चाहता था कि नैना उसे इस हालत में देखे। उसने अपनी पूरी बची कुची ताकत समेटी और नैना को अपने से दूर धकेला। मृत्युंजय भराई आवाज में कहा, दूर दूर रहो मुझसे, मुझे मत छुओ। वह लड़खड़ाते हुए उठा। उसके कदम डगमगा रहे थे, पर वह किसी तरह गिरते संभलते वॉशरूम की तरफ भागा। वही नैना हक्की बक्की खड़ी रह गई थी। उसका दिल बैठ गया। वह दरवाजे की तरफ भागना चाहती थी, पर अगस्त के शब्दों ने उसे पत्थर बना दिया। अगस्त कांपती आवाज में कहा, भाभी रुक जाइए, एमजे को बहुत ही खतरनाक ड्रग दिया गया है। यह सिर्फ नशा नहीं है, यह किसी के शरीर के अंदर एक ऐसी आग लगा देता है जिसे बर्दाश्त करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। नैना ने सख्ती से पूछा, साफ साफ कहो, कैसा ड्रग्स? अगस्त धीमी आवाज में कहा, भाभी ऐसा ड्रग्स जो शरीर के खून को खौला देता है, हार्मोन्स को बेकाबू कर देता है। यह सुनते ही नैना के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह कांपती आवाज में बोली, तो तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो? कोई दवा दो, डॉक्टर को बुलाओ। अगस्त ने गहरी सांस लेकर कहा, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, उसे एंटी ड्रग्स देना पड़ेगा जो यहाँ मौजूद नहीं है भाभी। उसे मंगवाने में 3 घंटे लगेंगे और तब तक किसी तरह एमजे को खुद को संभालना होगा, वरना। नैना ने अगस्त का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आवाज में पागलपन था। वरना क्या अगस्त? उसकी जान जा सकती है भाभी। अगस्त ने जैसे ही कहा, नैना का रूह कांप गई। वह लड़खड़ाती आवाज में पूछी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इतना लंबा इंतजार, 3 घंटे कैसे बर्दाश्त करेंगे वो? कोई और तो तरीका होगा। बोलो अगस्त, कोई और भी तरीका है? अगस्त की पलकें झुक गई। उसने एक लंबी सांस ली और कांपती आवाज में वो कड़वा सच कहा जो नैना के होश उड़ा दिए। अगस्त ने नजरें झुकाकर बोला, उसके शरीर की ये जानलेवा गर्मी निकालने के लिए इस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता है भाभी, फिजिकल इंटीमेसी। उसकी ये आग सिर्फ एक औरत का साथ ही शांत कर सकती है। नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अगस्त की बातों का मतलब समझ चुकी थी। कमरे में एक भारी सन्नाटा पसर गया। नैना के हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी पकड़ धीरे धीरे अगस्त के कॉलर से ढीली पड़ गई। उसकी आंखों में डर, घबराहट और एक अजीब सी बेचैनी उतर आई थी। अगस्त ने उसकी हालत देखी और गंभीर आवाज में कहा, भाभी खुद को संभालिए, मैं जा रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके एंटी ड्रग लेकर आऊँ। नैना ने उसकी बात पकड़ते हुए घबराकर कहा, लेकिन तब तक मैं क्या करूँ? अगस्त एक पल के लिए चुप हुआ, फिर धीमे नरम लहजे में बोला, तब तक आप उससे दूर रहिए। इस वक्त वह अपने कंट्रोल में नहीं है और यही वजह है कि वह खुद से दूर भाग रहा है और आपसे भी। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। अगस्त ने आखिरी बार कहा, एमजे अब तक इस ड्रग्स के प्रभाव को बर्दाश्त कर रहा है, वरना कोई और होता तो अब तक टूट चुका होता। इस वक्त अगर आप उसके पास गई तो हो सकता है जो वो खुद से लड़कर रोक रहा है वो सब टूट जाए। अगस्त तेजी से बाहर निकल गया और उसके बाहर जाते ही कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा पसर गया। नैना वहीं भूत बनकर खड़ी रह गई। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। अगस्त की वह डरावनी चेतावनी उसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थी। एमजे का दिमाग फट सकता है, उसकी जान जा सकती है। नैना का पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। वह बदहवास होकर कमरे में इधर उधर टहलने लगी। वह फुसफुसाते हुए, मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। अगर अगस्त समय पर नहीं लौटा तो? नहीं, मैं उन्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकती हूँ? तभी उसे अपने सामने एक परछाई नजर आई। वह कोई और नहीं
बल्कि नैना का अंतर्मन का अक्स था जो ठीक उसके सामने खड़ी होकर उसे घूर रही थी। अक्स मुस्कान के साथ बोली, इतना सोच क्या रही हो नैना? तुम उसकी पत्नी हो। समाज और कानून दोनों ने तुम्हें यह हक दिया है। जाओ और अपनी पत्नी होने का फर्ज निभाओ। उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम ही उसे सुकून दे सकती हो। नैना ने ना में जोर जोर से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में दहशत थी। वह बोली, नहीं नहीं, ये गलत होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। माना कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, फिर भी ये गलत होगा। वह अपने होश में नहीं है। हमारा रिश्ता अभी संभला भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह मुझसे नफरत करने लगेंगे। अक्स उसके पास आकर बोली, नफरत? नैना, क्या तुम्हें उनकी नफरत से डर लगता है या उनकी मौत से? तुम कह रही हो कि तुम उनसे मोहब्बत करने लगी हो, तो क्या मोहब्बत में खुद की गरिमा बरी होती है या महबूब की जान? नैना दीवार से सटकर बैठ गई। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वह रोते हुए बोली, तुम क्यों नहीं समझती हो? यदि मैंने ऐसा किया तो वो समझेंगे कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। मैं उनकी नज़रों में गिरना नहीं चाहती, पर मैं उन्हें खोना भी नहीं चाहती। नैना के कानों में उसके अपने अक्स का अट्टहास किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। वह नफरत से बोली, तो ठीक है, मरने दो उसे। वैसे भी 1 साल का ही तो सौदा है। तुम आज़ाद हो जाओगी। कैसी मोहब्बत है तुम्हारी, जो मर्यादा की बेरियों में बंद कर अपने महबूब को दम तोड़ते देख सकती है? तुम्हारी मोहब्बत उतनी ही झूठी है नैना, जितनी तुम्हारे मिस्टर अनावत की नफरत। अक्स की ये कड़वी बातें सुनकर नैना पागलों की तरह चीख पड़ी, नहीं नहीं, मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है। मैं उनसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। वह फर्श पर बैठ गई। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। आंसुओं से भरी आंखों में अचानक एक ठहराव, एक अजीब सा खालीपन छा गया था। उसने अपनी सिसकियां रोकी और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। वॉशरूम का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर का मंजर देखकर नैना की सांसें अटक गई। शावर से गिरता ठंडा पानी मृत्युंजय के नंगे सीने से टकराकर मोतियों की तरह बिखर रहा था। उसके 8 एब्स और चौड़े सीने पर पानी की बूंदें उसके अंदर की आग को बुझाने में नाकाम थी। वह दीवार के सहारे टिका था, गहरी और भारी सांसें ले रहा था। नैना का गला सूख गया। उसने अपनी मुट्ठियों में गाउन को कसकर भींच लिया और एक लंबी सांस भरकर कदम बढ़ा दिए। मृत्युंजय ने जैसे ही आहट सुनी, उसकी सुर्ख लाल आंखें झटके से खुल गई। वह नैना को वहां देखकर स्तब्ध रह गया और फिर चिल्लाते हुए कहा, चली जाओ यहाँ से। इस वक्त मैं होश में नहीं हूँ, मेरे पास मत आना। नैना के कदम एक पल के लिए ठिठके। वहीं मृत्युंजय ने कसकर अपनी आंखें वापस बंद की और चिल्लाने की कोशिश की, तुम्हें सुनाई नहीं देता? निकलो अभी के अभी। लेकिन नैना ने धीरे से अपने भारी गाउन के बोझ को खुद से अलग कर दिया और इससे पहले कि मृत्युंजय कुछ समझ पाता या उसे रोक पाता, वह एक झटके में मृत्युंजय के तपते हुए नग्न सीने से चिपक गई। मृत्युंजय का शरीर, जो अब तक पत्थर की तरह सख्त था, नैना की कोमलता महसूस करते ही एक पल के लिए कांप उठा। उसे समझ ही नहीं आया कि यह हकीकत है या उसकी अपनी तरफ का कोई भ्रम। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि यह कोई भ्रम नहीं है, उसका शरीर एक पल के लिए पत्थर की तरह सख्त हो गया। वह कांपती आवाज में कहा, प्लीज स्वीटहार्ट, चली जाओ यहाँ से। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अपनी नम गहरी आंखों से मृत्युंजय की उन जलती हुई आंखों में देखा और अपनी कांपती आवाज में कहा, मैं भी यही चाहती हूँ मिस्टर अनावत, कि आप आज कंट्रोल ना करें। मृत्युंजय का सारा सब्र टूटकर बिखर गया। उसने एक आखिरी बार उसे खुद से दूर धकेलना चाहा, पर नैना की पकड़ और भी कस गई और अगले ही पल उसने अपने नरम होठ मृत्युंजय के होठों पर रख दिया। मृत्युंजय का पूरा वजूद एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। वह उसे पीछे धकेलना चाहा। उसके हाथ नैना के कंधों पर जकड़े हुए थे। नैना ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। उसकी उंगलियां मृत्युंजय की गीली पीठ पर अपनी जगह बना रही थी। धीरे धीरे मृत्युंजय के अंदर का संयम टूट गया। उसने एक गहरी कराह भरी और नैना को वॉशरूम की ठंडी दीवार से सटा दिया। शावर से गिरता तेज पानी उन दोनों को भिगो रहा था।
पर उनके अंदर लगी आग उस पानी से कहीं ज्यादा तेज थी। नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर पीछे की ओर झुका दिया। मृत्युंजय की गर्म सांसें उसकी गर्दन और उसके कंधों को झुलसा रही थी। उसका हर स्पर्श पॉजिटिव था। वह नैना को ऐसे महसूस कर रहा था जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में बारिश की पहली बूंद को थामता है। नैना ने भी खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसने मृत्युंजय की पीठ पर अपने नाखून गरा दिया। उसका हर स्पर्श मृत्युंजय के अंदर की उस जहरीली आग को खींचकर उसे सुकून दे रहा था। वॉशरूम में सिर्फ उनकी तेज होती धड़कनें और पानी की आवाज गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ अदिति का कमरा उसकी सिसकियों का गवाह बना हुआ था। अदिति बिस्तर के कोने में सिमटी हुई फुट फुट कर रो रही थी। उसका रोम रोम अगस्त के धोखे की आग में जल रहा था। वह खुद से बुदबुदाते हुए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अगस्त, कभी नहीं। तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा, तुमने मेरे प्यार का तमाशा बना दिया। कैसे कैसे मैं तुम्हारी उन मीठी बातों में आ गई, कैसे मैं इतनी अंधी हो गई कि तुम्हारे धोखे को देख नहीं पाई। अदिति का गला रूंध गया था। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी माँ सरला जी की आवाज़ गूंजी, अदिति बेटा, अंदर क्या कर रही हो? सरला जी की आवाज़ सुनते ही अदिति ने खुद को संभाला। उसने झटके से अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर एक झूठी बेजान मुस्कान ओढ़ ली और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, आई माँ, बस कपड़े बदल रही थी। जैसे वो बाहर आई, सरला जी ने अपनी पारखी नज़रों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछी, क्या बात है, पार्टी में सब ठीक तो था ना? तेरी आंखें इतनी सूजी क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे तू अभी अभी रोई है। अदिति एक पल के लिए सकपका गई, पर उसने फौरन खुद को संभाला। क्या माँ, मैं क्यों रोऊंगी? और पार्टी तो बहुत शानदार थी। हमारी नैना बहुत खुश थी माँ। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। और खाना तो पूछिए ही मत, इतनी वैरायटी थी कि पेट भर गया पर मन नहीं। सरला जी के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हमारी नैना उस घर में खुश रहे, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी। अब तेरी भी शादी जल्दी से अगस्त के साथ हो जाए तो फिर मैं गंगा नहाऊं, मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएगी। अगस्त और शादी का नाम सुनते ही अदिति के कलेजे में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। वह पत्थर की मूरत बन गई। उसका मन चीख चीख कर सच बताना चाहता था, पर वह अपनी माँ की उस मासूम खुशी को नहीं छीन सकती थी। अदिति मन ही मन बोली, सॉरी माँ, एक बार फिर आपकी उम्मीदें टूटने वाली है, लेकिन वादा करती हूँ उस अगस्त को अब आपकी उम्मीदों और मेरी भावनाओं से नहीं खेलने दूंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, इस वक्त मैं चाहकर भी आपको सच नहीं बता सकती। वहीं रघुवंशी विला, नैरा का कमरा सन्नाटे से भरी हुई थी। कमरे की मध्यम रोशनी में उसके चेहरे पर बहते आंसू उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ कुणाल का चेहरा घूम रहा था। वह कुणाल जो पास होकर भी उससे मीलों दूर था। वह खुद से फुसफुसाई, कैसी किस्मत है मेरी, पहली बार किसी से इतनी शिद्दत से मोहब्बत की, पर मेरी मोहब्बत किसी और के लिए पागल है। कुणाल, तुम उस साए के पीछे भाग रहे जो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका है। नैना अब लौटकर तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। नैरा ने अपनी आंखें मूंद ली और उसे पार्टी का वो दृश्य याद आया जहां नैना की नज़रें सिर्फ मृत्युंजय रनावत पर टिकी थी। नैरा बोली, नैना की आंखों में मैंने मिस्टर रनावत के लिए वो समर्पण देखा है जो सिर्फ सच्चे प्यार में होता है। पर तुम्हें ये क्यों नहीं दिखता कुणाल? और तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए तरफ क्यों नहीं दिखती? सोचा था पार्टी में तुम्हारे करीब आऊंगी, पर तुम तो अचानक गायब ही हो गए। लगता है मेरा पहला प्यार अधूरा ही रह जाएगा। 3 दिल, 3 कहानियाँ और एक मदहोशी से भरी रात। उस रात शहर के 3 अलग अलग कोनों में जज्बातों का तूफान उठा हुआ था। रनावत स्वीट, यहाँ नैना और मृत्युंजय का रूहानी मिलन हो रहा था। साजिशों की आग को नैना ने अपने प्यार से ठंडा कर दिया था। विष अमृत बन चुका था और 2 रूहें एक हो रही थी। वहीं अदिति का घर, अगस्त के धोखे से उसका दिल लहूलुहान थी। उसका प्यार नफरत में बदल रहा था और वह अपनी माँ से सच छुपाने का दर्द में जल रही थी। दूसरी ओर नैरा का कमरा, यहाँ एक तरफा मोहब्बत का मातम था। नैरा उस इंसान के लिए रो रही थी जो किसी और की यादों की राख बटोर रहा था। उधर पार्टी हॉल के बाहर अगस्त बदहवास होकर अपनी कार की तरफ भाग रहा था।
उसे एंटी ड्रग्स लाना था। वहीं कुणाल जो पार्टी से अचानक गायब हुआ था, वो नशे में धुत सड़क किनारे अपनी कार रोककर नैना और अपनी पुरानी तस्वीरों को देख रहा था। उसे इस बात का इल्म भी नहीं था कि आज की रात नैना और मृत्युंजय का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए एक अटूट बंधन में बंध चुका है। सुबह की पहली सुनहरी किरण ने जब स्वीट के ठंडे सन्नाटे को चीरा तो वह कमरा कल रात की हर उस सांस का गवाह बन गया जो साजिशों के जहर को मोहब्बत के अमृत में बदल चुकी थी। बिखरी हुई चादरें और खामोश दीवारें चीख चीख कर कह रही थी कि कल रात दो रूहें किस कदर एक दूसरे में फना हुए थे। मृत्युंजय की भारी पलकें धीरे से हिली। उसका सिर अभी भी लोहे की तरह भारी था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, कल रात का एक एक दृश्य किसी बिजली की झटके की तरह उसके दिमाग में कौंध गया। मृत्युंजय एक झटके से उठ गया। उसने अपनी हालत देखी और फिर उसकी नज़र बराबर में सोई हुई नैना पर पड़ी। नैना बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर एक रूहानी सुकून और चमक थी और साथ ही वहाँ गहरी थकान भी साफ दिख रही थी, जो कल रात के उनके बीच जो हुआ उसका नतीजा था। नैना गहरी नींद में थी। नैना को उस हाल में देखते ही मृत्युंजय के दिल की धड़कनें जैसे थम गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि ड्रग्स के उस अंधेरे ने उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। वह मन ही मन गुस्से और नफरत से कहा, यह मैंने क्या कर दिया? कैसे मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया? 20 साल मैंने अपने शरीर के हर जज्बात, हर धड़कन को पत्थर बनाकर रखा था ताकि कोई भी कभी भी मुझे पिघला ना सके। और कल रात में इतना लाचार हो गया। मृत्युंजय की मुट्ठियां कस गई। उसकी आंखें गुस्से से गहरी लाल हो गई। उसे उस लड़की पर गुस्सा था, उस ड्रग्स पर गुस्सा था और सबसे ज़्यादा उसे खुद पर नफरत हो रही थी। वह बेड से उतरा और लड़खड़ाते कदमों से खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर उगता हुआ सूरज उसे एक नई उम्मीद नहीं बल्कि एक नया गुनाह लग रहा था। वह धीरे से फुसफुसाया, वह ड्रग्स, उस लड़की ने मेरी शराब में कुछ तो मिलाया था। मैं होश में नहीं था, पर फिर भी मैं इतना गिर गया कि मैंने अपनी ही मर्यादा तोड़ दी। उसने झट से वार्डरोब से अपने कपड़े निकाले और पहनकर बालकनी की तरफ चला गया। बालकनी का दरवाजा तेजी से खोला। ठंडी हवा के झोंके भी उसके अंदर की आग को शांत नहीं कर पा रहे थे। उसने कांपते हाथों से सिगरेट सुलगाई और एक गहरा कस लिया। धुएं का गुबार उसके चारों ओर फैल गया, ठीक वैसे ही जैसे उसके दिमाग में पछतावे का कोहरा छाया था। उसकी मुट्ठियां इतनी कसी हुई थी कि उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ गए थे। वह खुद को इतना लाचार और आम महसूस कर रहा था कि उसका मन सब कुछ तहस नहस कर देने का हो रहा था। उधर बिस्तर पर नैना की पलकें धीरे धीरे खुली। सूरज की रोशनी चुभ रही थी, पर उससे कहीं ज़्यादा उसका शरीर अंदर से टूट रहा था। एक अजीब सी मीठी टीस और भारीपन उसके रूम में समाया था। उसने बगल में हाथ मारा, पर बिस्तर खाली था। वह मन ही मन घबराते हुए बोली, मिस्टर रनावत, क्या वो मुझे इस हाल में अकेला छोड़कर चले गए? उसका दिल डूबने ही वाला था, तभी उसकी नज़र बालकनी की तरफ से आ रहे सिगरेट के धुएं पर पड़ी। वह समझ गई कि वह वही है। एक पल के लिए नैना के मन में उलझन और शर्म का सैलाब उमड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसका सामना कैसे करेगी। वह धीरे से बुदबुदाई, पता नहीं मिस्टर रनावत कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे तो सामने जाने में भी शर्म आ रही है। उसने अपने निचले होठों को दांतों तले दबाया और फिर कुछ सोचते हुए बुदबुदाई, 1 मिनट, मैं क्यों शर्माऊं? कल रात जो भी हुआ, माना कि वो नशे में थे, पर मैंने तो अपना सब कुछ अपनी मोहब्बत को सौंपा है। इस बिस्तर पर बिताया हर लम्हा मेरे लिए खास है। इसी हौसले के साथ उसने बिस्तर से नीचे कदम रखे, पर अचानक उठे दर्द से उसके मुंह से एक हल्की कराह निकल गई। वह धीरे धीरे चलते हुए वॉशरूम गई, खुद को फ्रेश किया और अपना गाउन दोबारा पहन लिया। वह अपनी बिखरी हुई जुल्फों को समेटते हुए बालकनी की तरफ बढ़ी। जैसे ही नैना बालकनी के दरवाजे पर पहुंची, उसने मृत्युंजय की पीठ देखी। वह अभी भी सिगरेट पी रहा था। उसका कंधा तनाव से तना हुआ था। नैना ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, मिस्टर रनावत। उसकी कांपती आवाज जैसे ही मृत्युंजय के कानों में पड़ी, उसके शरीर की नस नस गुस्से से तन गई। उसने सुलगती हुई सिगरेट को अपनी हथेली में ही मसल दिया। आग का वह टुकड़ा उसकी खाल जला रहा था, पर उसे अपने अंदर की जलन के आगे
वह दर्द महसूस ही नहीं हुआ। वह मुड़ा, उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह दहक रही थी। नैना को देखते ही वह उसकी तरफ बढ़ा और नैना उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देख सकती थी। वह घबराकर पीछे हटी, यहाँ तक कि उसकी पीठ ठंडी दीवार से जा टकराई। मृत्युंजय ने अपने दोनों हाथ नैना के सिर के दोनों तरफ दीवार पर टिका दिए, उसे अपने घेरे में कैद कर लिया। नैना ने कांपती आवाज में कहा, मिस्टर रनावत, मेरी बात। तभी मृत्युंजय दहाड़ते हुए कहा, चुप, एकदम चुप नैना रघुवंशी। मैं चीख चीख कर कह रहा था कि मेरे करीब मत आना, फिर क्यों आई? आज मुझे खुद से घिन आ रही है कि मैं तुम्हारे एक स्पर्श से पिघल गया, और उससे भी ज़्यादा मुझे इस बात का गुस्सा आ रहा कि मैं अब तक इस गलत फहमी में था कि मेरे अंदर की सारी इमोशन, सारे जज्बात मैंने ख़त्म कर लिए हैं। खुद को पत्थर बना लिया था, लेकिन कल रात में खुद को रोक नहीं पाया। एक मामूली सा ड्रग्स ने मुझे इतना विवश कर दिया कि मैं तुम्हारे करीब चला गया। वह गुस्से से दीवार पर हाथ दे मारता है। नैना को पहली बार मृत्युंजय के गुस्से से डर लगने लगा था। उसकी आंखों से आंसू छलककर गालों पर बह निकले। वह बेबसी से उस पत्थर को देख रही थी जो आज अपने ही वजूद से लड़ रहा था। मृत्युंजय ने झटके से अपनी नजरें फेर ली। उसे नैना के आंसू उस ड्रग्स से भी ज्यादा तकलीफ दे रहे थे। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और एक गहरी जहरीली सांस ली और करावाहट से कहा, किस हक से आई तुम? क्या रिश्ता है हमारा? सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। 1 साल बाद तुम अपनी राह चली जाओगी और मैं अपनी। क्या तुम्हें अपनी बर्बादी का ख्याल नहीं आया? तुमने सोचा कि इस एक रात के बाद तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? नैना की सिसकियां अचानक रुक गई। उसकी नजरों में एक अजीब सी गहराई उतर आई। उसे समझ आ गया कि मृत्युंजय के गुस्से के पीछे नफरत नहीं, बल्कि उसके लिए परवाह है। वो खुद को गुनहगार समझ रहा था कि उसने नैना की जिंदगी खराब कर दी। नैना के चेहरे पर एक दर्द भरी खूबसूरत मुस्कान खिली। उसने अपने आंसू पोंछे और सीधे मृत्युंजय की आंखों में आंखें डालकर बोली, तो अभी भी आपको मेरी ही फिक्र है? इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, मुझ पर चिल्ला रहे हैं, पर अंदर ही अंदर इस बात से डर है कि 1 साल बाद मेरा क्या होगा? मिस्टर रनावत, मैं नहीं मानती इस 1 साल के कागजी कॉन्ट्रैक्ट को। मृत्युंजय का चेहरा हैरानी से सफेद पड़ गया। वह स्तब्ध होकर नैना को देखने लगा। नैना अपनी शब्दों पर जोर देते हुए बोली, क्योंकि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। कल रात जो हुआ वह कोई हादसा नहीं था, वह मेरा हक था। और जिस रिश्ते को आप सिर्फ 1 साल का सौदा कर रहे हैं, उसे मैंने अपनी रूह से स्वीकार कर लिया है। अब चाहे आप मुझे धक्का दें या नफरत करें, नैना रनावत अब कहीं नहीं जाएगी। यह सुनते ही मृत्युंजय की मुठ्ठियां कस गई। वहीं मृत्युंजय की आवाज़ कमरे की हवाओं में जहर घोल रही थी। उसने नैना की आंखों में आंखें डालकर दहाड़ते हुए कहा, नहीं मानती इस कॉन्ट्रैक्ट को, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मानता हूँ नैना रघुवंशी, इस कागज के टुकड़े को टूटने में अब बस 10 महीने बाकी है। और कल रात जो हमारे बीच हुआ उसे मेरी नज़र में हक नहीं, बेशर्मी कहते हैं। बेशर्मी शब्द सुनते ही नैना के सब्र का बांध तड़क कर टूट गया। उसकी आंखों में बिजली सी कौंधी और अगले ही पल उसने झपटकर मृत्युंजय का कॉलर अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। मृत्युंजय स्तब्ध रह गया। आज तक किसी ने द ग्रेट एमजे का कॉलर पकड़ने की जुर्रत नहीं की थी। नैना गुस्से से बोली, बेशर्मी? जिसे आप बेशर्मी कह रहे हैं ना मिस्टर रनावत, उसे मैं मोहब्बत मानती हूँ। हाँ, मोहब्बत है मुझे आपसे, बेपनाह मोहब्बत। यह सुनते ही मृत्युंजय स्तब्ध नैना को देखते रह गया। मोहब्बत शब्द उसके कानों में गूंजने लगे थे। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे एहसास तो पहले ही हो चुका था नैना के बदलते व्यवहार से, लेकिन अब नैना ने खुलेआम इस एहसास को नाम दे दिया था। नैना ने कहा, सही सुना आपने, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कल रात आपकी हर सांस में मुझे मेरा नाम सुनाई दे रहा था। आपकी धड़कनों की तेज गूंज में मेरा अक्स था, और आप उसे बेशर्मी कह रहे हैं? नैना ने झटके से उसका कॉलर छोड़ा और 2 कदम पीछे हटकर उसकी आंखों में जलते हुए सवाल दागे, अगर हमारी शादी सिर्फ 1 साल का सौदा था, अगर हम उन दोनों ने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर ही दिए थे, तो फिर क्या जरूरत थी मुझे दुल्हन बनाने की? क्यों मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा? क्यों मेरे गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाया? और
क्यों उन 60 फेरों की अग्नि के सामने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया? मृत्युंजय निरुत्तर खड़ा था। उसका जबड़ा भिज गया पर जबान ने साथ छोड़ दिया। उसने नजरें फेर ली पर नैना का वार जारी था। वह बोली, नजरें फेर लेने से सच नहीं बदल जाता। आप खुद को पहाड़ और पत्थर दिखाना चाहते हैं, पर मैं जानती हूँ कि आपके इस सख्त सीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं बसती हूँ। आप मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद आपने मुझसे रस्म रिवाज के साथ शादी की, क्योंकि आप अपनी। कहते हुए नैना अचानक रुक गई। उसका दिल चीख कर कहना चाहता था कि आप अपनी बचपन की उस नैना को खोना नहीं चाहते थे, पर उसने खुद को संभाल लिया। वो अभी वह राज जाहिर नहीं कर सकती थी। मृत्युंजय की नजरें उस पर गहरी हो गई। वह नैना के चेहरे के बदलते भावों को पढ़ रहा था। क्या क्या कहना चाहती हो, बोलो, उसने सख्ती से पूछा। नैना ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और एक शेरनी की तरह उसके करीब आई। उसकी सांसें मृत्युंजय के चेहरे से टकरा रही थी। वह बोली, यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप भी मुझसे उतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। इससे पहले कि मृत्युंजय अपने अहंकार में कोई और कड़वा शब्द बोल पाता, नैना ने अपना हाथ उसकी गर्दन के पीछे डाला और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। मृत्युंजय जैसे सुन पड़ गया। कमरे में हवा जैसे थम गई थी। नैना का वो गहरा चुंबन मृत्युंजय के वजूद को झकझोर गया था। वह स्तब्ध खड़ा था, न उसे खुद से दूर कर पा रहा था, न ही अपने सीने से लगा पा रहा था। नैना की आंखों से गिरते गर्म आंसू उनके होठों के मिलन के बीच एक नमकीन और कड़वा एहसास छोड़ रहे थे। नैना धीरे से पीछे हटी। उसकी आंखें लाल थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी, हार ना मानने वाली चमक। वह सख्त आवाज में बोली, गलती मत कीजिएगा मिस्टर रनावत। आपको यह रिश्ता निभाना हो या नहीं, मैं निभा रही हूँ। 10 महीने बाद आप मुझे छोड़ेंगे, मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। इस 1 साल के हर पल, हर सेकेंड के लिए मैं सिर्फ आपकी पत्नी हूँ। इस रिश्ते की शुरुआत आपने की थी, लेकिन इसे पूरी शिद्दत से मैं निभाऊंगी। मृत्युंजय नैना की आंखों में अपने लिए शिद्दत, जुनून और मोहब्बत साफ देख सकता था। नैना का गला भर आया था। वह अब एक पल भी वहां रुकती तो फुट फुट कर रो पड़ती, और वह मृत्युंजय के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। वह तेज कदमों से स्वीट से बाहर निकल गई। दरवाजे के बाहर अगस्त था। उसकी आंखों में देखकर नैना समझ गई कि उसने अंदर की सारी बहस सुन ली है। नैना ने बस इतना कहा, अगस्त, मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ, मुझे मेंशन जाना है। क्या होगा कहानी में, क्या बदलेंगे रिश्ते के हर मायने, यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।